Hello everyone. Today, world is witnessing a Middle East crisis. And this Middle East crisis is negatively impacting the global economy. And India is not an exception. तो इंडिया जो है, अगर हम मिडल ईस्ट की बात करते हैं तो इंडिया की इकोनॉमी मिडल ईस्ट के ऊपर किस तरीके से डिपेंडेंट है। अगर बात की जाए इंडियन रेमिटेंसेस की, इंडियन डायस्पोरा, तो इंडिया का बहुत सारे इंडियंस जो हैं डायस्पोरा, they are living in the Middle East countries. So they are sending remittances towards India. One factor. Second factor, how Indian economy is getting impacted. India is the major importer of crude oil from the Gulf countries or the Gulf area. Around 60% of our crude, it is being imported from these countries. तो डे बाय डे अगर हम देखें, ईयर ऑन ईयर अगर हम देखें, तो ये जो वॉर सिनेरियो है ये बढ़ता जा रहा है। मिडल ईस्ट जो है, जो पहले किसी टाइम पे हम उसको स्टेबल मान सकते थे, दुबई जिसने अपने आप को प्रोजेक्ट किया था कि इट इज़ द सेफेस्ट कंट्री, तो अभी हमने रिसेंट क्राइसिस में देखा कि दुबई के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्राइक्स हो रही हैं, है ना। तो इस तरीके से इंडियन जो इकोनॉमी है वो बहुत ज़्यादा उसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है। तो इस क्राइसिस से कैसे निकला जाए, कैसे ना निकला जाए, इस टॉपिक के ऊपर हमारी आज की वीडियो है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। तो नेविगेटिंग द टर्बुलेंस, इंडियाज जियो इकोनॉमिक प्लेबुक इन द वॉलेटाइल मिडल ईस्ट। ठीक है, तो इस मिडल ईस्ट क्राइसिस को फेस कैसे किया जा सकता है, या इंडिया के पास वो कैसी कैपेबिलिटीज है जिसके थ्रू वो इस क्राइसिस को फेस कर सकता है। तो सबसे पहली बात, अगर हम बात करें इंडिया, व्हेन दिस क्राइसिस स्टार्टेड, बाय चांस इंडिया वॉज एट अ पोजिशन जिसको हम बोल सकते हैं कि इंटरनली स्ट्रॉन्ग पोजिशन है इंडिया की इकोनॉमिकली। ठीक है, क्यों इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग पोजीशन है? अगर देखा जाए तो जीडीपी की जो प्रोजेक्शन है दैट इज अराउंड 7.8%। ठीक है, वन ऑफ द हाईएस्ट इन द रीसेंट ईयर्स। और ये 7.8% जीडीपी जो ग्रोथ है ये कहाँ से रही है, ये प्रोजेक्शन कहाँ से आ रही है? इट इज कमिंग फ्रॉम द इंटरनल सोर्सेज। ठीक है, जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है उसकी डोमेस्टिक कंजम्पशन जो इंडिया की इकोनॉमी की है वो बढ़ रही है। ठीक, तो 7.8% ग्रोथ है। और आपका सेकंड जो है फरवरी, अभी हम बात करेंगे आगे, दिस ईयर फरवरी जो आपका इन्फ्लेशन फिगर थी, इट वाज द लोएस्ट इन द रिसेंट टाइम्स। तो इन्फ्लेशन कम है जिसकी वजह से जो कंजम्पशन है, कंज्यूमर जो एक्सपेंडिचर है वो बढ़ रहा है, कंजम्पशन बढ़ रही है, जिसकी वजह से आपकी जीडीपी की प्रोजेक्शन जो है वो 7.8% आ रही है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मिडल ईस्ट में क्राइसिस है, दो दिस क्राइसिस इज गोइंग टू नेगेटिवली इम्पैक्ट आवर इंडियन इकोनॉमी। अगर हम पहले से ही वीक होते, हमारी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन ज़्यादा होती तो और हमारे ऊपर डेंट आना था। बट यहाँ पे क्या है, हमारी इन्फ्लेशन अब कम है। ठीक है, और हमारी इंटरनल कंजम्पशन ज़्यादा है जिसकी वजह से अब हमारे पास वो शॉक अब्जॉर्बिंग कैपेसिटी है। उसके बाद अगर बात की जाए नियर टर्म हमारे ऊपर क्या इंपैक्ट आ रहा है, नियर टर्म का इंपैक्ट अगर हम बात करें, क्रूड ऑयल जो है उसका प्राइस स्पाइक हुआ, और उस क्रूड ऑयल की वजह से जो प्राइस स्पाइक है उसकी वजह से हमारा इंपोर्ट बिल इंक्रीज हुआ, और पैरेलली हमारा जो इंडियन रुपी है इट डेप्रिशिएटेड एज कंपेयर टू अदर करेंसीज। ठीक है, तो रुपी अपने वन ऑफ द लोएस्ट फेज में है, लोएस्ट प्राइस के ऊपर हम बात कर सकते हैं, एक्सचेंज रेट की बात करें अगर, जिसकी वजह से हमारा इंपोर्ट बिल जो है वो और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। और इस इंपोर्ट बिल की वजह से क्या हो रहा है, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन। बट उस इंपोर्टेड इन्फ्लेशन को अब हम कैसे अब्जॉर्ब कर सकते हैं, बिकॉज ऑलरेडी हमारी जो कंट्री में इन्फ्लेशन है वो लोएस्ट फेज पे है। ठीक है, और अगर हम बात की जाए कि इन फ्यूचर हमने ऐसा क्या सोचा है कि ये पूरा का पूरा जो चौक पॉइंट है, जो हमारा क्रूड ऑयल का सबसे ज़्यादा सप्लाई लाइन है उसके ऊपर सबसे बड़ा इशू है, तो इसको बाईपास कैसे किया जाए। सो इंडिया जो है, हम लास्ट में वो डिस्कस करें कि इंडिया हैज स्टार्टेड एन इनिशिएटिव। ठीक है, दैट इज IMEC। ठीक, तो ये इनिशिएटिव जो है ये फ्यूचरिस्टिक इनिशिएटिव है जिसकी हेल्प से इंडिया क्या करेगा, ये जितने भी चोक पॉइंट्स हैं हमारे, ठीक है, इन सब को बाईपास करके यूरेशियन जो है हम जिसको बात करते हैं यूरेशिया, ठीक है, यूरोप प्लस एशिया, जो उन सब के साथ कनेक्ट करेगा। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं। अगर बात की, जो मैंने अभी आपको बताया 7.8% आपकी जीडीपी की ग्रोथ फिगर है टेंटेटिव, 3.6% आपकी फरवरी 26 की जो इन्फ्लेशन फिगर है CPI, दैट इज जस्ट 3.6%। ठीक है, और
क्योंकि हमारी इन्फ्लेशन नॉर्मल थी, तो इसीलिए जो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की रीसेंट मीटिंग थी, उन्होंने न्यूट्रल स्टांस जो है उसको रखा, मेंटेन रखा। न्यूट्रल स्टांस का मतलब क्या होता है? न्यूट्रल स्टांस मींस कि जो आपका करंट रेपो रेट चल रहा है, जो करंट आपके इंटरेस्ट रेट चल रहे हैं वो सेम ही रहेंगे, देयर विल बी नो चेंज इन द इंटरेस्ट रेट। सो एट प्रेजेंट द रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपका रेपो रेट है दैट इज अगेन 6.25%। क्लियर है? तो ये बताते हैं स्टेबिलिटी। अब इशू क्या है मिडिल ईस्ट में? जो सबसे बड़ा इशू है वो ये है हमारे लिए, ठीक है। एक हमारा डायस्पोरा, दूसरा हमारा एक्सपोर्ट तो बहुत कम है, तीसरा जो सबसे मेजर हमारे ऊपर इंपैक्ट है दैट इज क्रूड ऑयल, ठीक है। और इंडिया इंपोर्ट्स अराउंड 60% ऑफ इट्स क्रूड ऑयल फ्रॉम दीज गल्फ रीजन्स, ठीक है, अभी तक, ठीक। तो अब गल्फ रीजन में इशू क्या है? सबसे पहला आपका गाजा, ठीक है, ईरान, ये जो आपका वॉर है इसकी वजह से आपका हमेशा चोक पॉइंट जो है वो हमेशा इंस्टेबिलिटी बनी रहती है। दूसरा जो आपका रेड सी एंड सूज कैनाल, यहाँ पे हाउथी बैग्ड जो आपके अटैक्स रहते हैं, उसकी वजह से क्या हो रहा है? जो आपका केप ऑफ गुड होप है इसको बाईपास करना पड़ रहा है, इसके ऊपर से आना पड़ रहा है, और जिसकी वजह से टाइम जो है आपका ट्रांसपोर्टेशन का वो इंक्रीज होता है, जिससे कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन, बिजनेस ऑपरेशन जो है इंडिया में वो इंक्रीज होती है, ठीक है। क्योंकि जब आपका फ्रेट का टाइम बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ेगा, तो ऑब्वियस है उसका प्राइस भी बढ़ेगा, है ना। प्राइस जो है वी आर इंपोर्टिंग दैट थिंग, तो अल्टीमेटली वो प्राइस कहां पे रिफ्लेक्ट होगा? हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। और उसके बाद स्टेट ऑफ हॉर्मुज, ये तो अभी रिसेंट हमने देखा कि ईरान ने ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है इसको चोक पॉइंट बनाया, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में जो क्रूड ऑयल की सप्लाई चेन है इट हैज बीन नेगेटिवली इंपैक्टेड। और सबसे ज्यादा इंपैक्ट किसको पड़ रहा है? हमें पड़ रहा है। अभी तो हमारे पास रिजर्व्स हैं, ठीक है, बट आने वाले टाइम में अगर ये वॉर लंबी खिंचती है तो हमारे पास वो रिजर्व भी उतने अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो ये चोक पॉइंट्स है, और ये आए दिन का कोई ना कोई जो है इशू इस रीजन में रहता ही रहता है। तो इंडिया क्या चाहता है? इंडिया चाहता है कि यार इन सारे के सारे चोक पॉइंट्स को हम बाईपास कर दें, ठीक है। तो अब अगर बात की जाए एनर्जी सिक्योरिटी, क्योंकि मैंने बताया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है यहाँ पे? एनर्जी, ठीक है। बट इंपैक्ट क्या हो गया ड्यू टू दीज चोक पॉइंट्स? एक तो आपकी सप्लाई लेन जो है वो डिसरप्ट हो गई, सप्लाई जो है कम होगी। सप्लाई कम होने से वैसे ही ऑयल का जो क्रूड ऑयल का प्राइस है पर बैरल वो इंक्रीज हो गया। दूसरा हमारे ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट क्या आ गया कि हमारा जो इंडियन रुपी का एक्सचेंज रेट है एज कंपेयर टू यूएस डॉलर वो नेगेटिव हो गया, जिसकी वजह से जो अगर पहले कोई प्रोडक्ट वी वर इंपोर्टिंग एट 100 रुपीज, ठीक है, अब वो हमें सेम प्रोडक्ट जो है वो 110 120 जो है उसके लिए पे करना पड़ रहा है। तो हुआ क्या? एक तो बैरन जो आपका क्रूड ऑयल है उसका प्राइस बढ़ गया, और इंडियन रुपी डेप्रिशिएट हुआ, जिसकी वजह से हमारा इंपोर्ट बिल और ज्यादा बढ़ गया, एंड इट इज लीडिंग टू हायर करंट अकाउंट डेफिसिट फॉर इंडिया, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा नेगेटिव है, क्योंकि करंट अकाउंट का डेफिसिट में होना ज्यादा इस इवेंट की वजह से, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है? आपके फॉरेक्स रिजर्व्स के ऊपर इंपैक्ट पड़ रहा है। क्लियर है? तो एलिवेटेड ट्रांसपोर्ट कॉस्ट जो मैंने आपको बताया, और देखिए ये जितना भी आप नेचुरल गैस, ये ऑयल एंड ऑल वी आर इंपोर्टिंग, इसका सबसे ज्यादा यूज जो है इंडस्ट्रियल यूज है, अलॉन्ग विद दैट एग्रीकल्चरल यूज है, क्योंकि जितना फर्टिलाइजर बनाते हो एंड ऑल उसमें सारी की सारी ये चीजें यूज होती हैं। तो इसका मतलब क्या? आपकी कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चर जो है प्रोडक्शन वो भी इंक्रीज हो रही है, और अगर एग्रीकल्चर की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हुई तो इंडियन फार्मर जो पहले ही पॉवर्टी की लाइन के आसपास रहता है, ठीक है, बहुत ज्यादा पुअर है, ठीक है, उसकी कॉस्ट अगर और बढ़ गई तो वो और ज्यादा पुअर होगा, उसके ऊपर और नेगेटिव इंपैक्ट होगा। अल्टीमेटली कॉस्ट, फूड की भी कॉस्ट जो आपकी वो बढ़ेगी, और पॉवर्टी जो है वो उसका नेगेटिव इंपैक्ट हमारी सोसाइटी के ऊपर बढ़ सकता है, ठीक है। तो अब करेंसी वल्नरेबिलिटी जो मैंने आपको बताया, अब इससे एक चीज जो मैंने आपको बताई कि आपका जो एक्सचेंज रेट है इट इज गेटिंग नेगेटिवली इंपैक्टेड, तो उस एक्सचेंज रेट को मेंटेन करने के लिए आरबीआई इज इंटरवीनिंग। तो आरबीआई इंटरवीन कर रहा है बाय सेलिंग द डॉलर्स फ्रॉम द फॉरेक्स रिजर्व, ठीक है। जब आरबीआई डॉलर्स को इन्फ्यूज कर रहा है फॉरेक्स रिजर्व से मार्केट में, तो क्या हो रहा है? आपका रुपी का जो लेवल है वो उसको जैसे तैसे करके मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो रुपी जो है वो 91 92 डॉलर्स के आसपास जो है वो रेंज में है। तो 91 92 इट इज एट द लोएस्ट फेज इन द हिस्ट्री, है ना, सबसे ज्यादा लोएस्ट फेज पे है। इससे भी लो जा सकता है, बट इससे लो आरबीआई जो है ड्यू टू आरबीआई इंटरवेंशन वो इससे लो जाने नहीं दे रहा। क्लियर है? बट इसका नेगेटिव इंपैक्ट क्या हो रहा है? ठीक, टू मेंटेन द वैल्यूएशन ऑफ रुपी
आरबीआई इज फोर्स टू सेल द डॉलर्स फ्रॉम द फॉरेक्स रिजर्व, जिससे हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है वो डिप्लीट हो रहा है। फॉरेक्स रिजर्व बनने में बहुत टाइम लगता, बट डिप्लीट होने में इतना टाइम नहीं लगता। और फॉरेक्स रिजर्व का डिप्लीट होना, मैं आपको एक चीज बता देता हूं, फॉरेक्स रिजर्व अगर डिप्लीट होता है तो 1990s जो क्राइसिस थे आपके इंडिया के, ठीक है, वो भी किस वजह से हुए थे? फॉरेक्स रिजर्व की डिप्लीशन की वजह से। क्लियर है? तो ये चांसेस हैं। तो ये सारा कुछ क्यों हो रहा है? ड्यू टू दैट दोज चोक पॉइंट्स, जो आपके क्रूड ऑयल चोक पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो अब एक हो गया जो हमने अभी देखा। दूसरा हमारा नेगेटिव इंपैक्ट मैंने आपको क्या बताया था स्टार्टिंग में, कि ह्यूमन कैपिटल, डायस्पोरा, इंडिया डायस्पोरा विच इज लिविंग इन द गल्फ एरियाज, अराउंड 10 मिलियन इंडियंस दे आर लिविंग इन गल्फ एरिया। ठीक है, तो वहां से रेमिटेंसेज जो हैं, अराउंड 51 बिलियन रेमिटेंसेज एवरी ईयर इज बीइंग रिसीव्ड बाय इंडिया। ठीक है, तो अगर आपका गल्फ एरिया में ये अभी नॉर्मलिटी नहीं आती है, और यही जो आपके इश्यूज चल रहे हैं, अगर ये चलते हैं तो गल्फ में जॉब लॉस का इश्यूज आ सकते हैं, क्राइसिस हो सकते हैं, जिससे हमारा जो इंडियन डायस्पोरा विच इज लिविंग इन द गल्फ एरिया, उनके लिए नेगेटिव इंपैक्ट होगा। और जो हमारी इकोनॉमी में दे आर इन्फ्यूजिंग 51 बिलियन डॉलर्स, तो ये 51 बिलियन डॉलर जो है अगेन इट विल गेट रिड्यूस्ड। ठीक है, तो हमारी इकोनॉमी के लिए नेगेटिव इंपैक्ट। और नेक्स्ट जो है हमारा ट्रेड, नाउ वी आर एक्सपोर्टिंग टू द गल्फ कंट्रीज, तो हमारा एक्सपोर्ट ले दे के अगर बात की जाए 6500 करोड़ जो टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स हैं, वी आर एक्सपोर्टिंग टू दीज गल्फ नेशंस, बट ड्यू टू दिस वॉर आर एक्सपोर्ट जो है वो भी नेगेटिव इंपैक्ट हो रहा है उसके ऊपर। क्लियर है जी? ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो 3 एंगल्स हमने देखे, क्रूड ऑयल का, हमारे डायस्पोरा का, और हमारा एक्सपोर्ट जो है वो नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है। ठीक है, द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, तो इस क्राइसिस से शॉर्ट टर्म में अपने आप को सेव करने के लिए हमने क्या किया हुआ है? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। हमेशा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस आपकी क्या होती है? फर्स्ट, बिल्कुल आपका जो फर्स्ट स्टेप होगा कि आप अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है तो सबसे पहला आपके पास क्या उसके लिए प्रिवेंशन होनी चाहिए। ठीक है, दैट इज फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। तो यहां पे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या है? क्रूड, जो हमारा ऑयल का बफर है। ठीक है, सो इन द रिसेंट ईयर्स इंडिया हैज वर्कड ऑन इंक्रीजिंग द क्रूड ऑयल बफर विद इन इंडिया, ताकि अगर कोई भी चोक पॉइंट आता है, कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन आती है, तो अगले 2-3 महीने तक जो है हम सर्वाइव कर सकें। ठीक है, तो एट प्रेजेंट जो इंडिया के पास जो बफर है इमरजेंसी क्रूड ऑयल का, इट इज अराउंड 75 to 90 डेज। ठीक है, जो कैपेसिटी है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जो हमारे पास कैपेसिटी है, हो सकता है उसमें उतना क्रूड ऑयल अभी प्रेजेंट ना हो। ठीक है, तो हमारे पास जो कैपेसिटी है वो जनरली 75 to 90 डेज के बीच की है। ठीक है, और हमारे पास करंट कैपेसिटी की अगर बात की जाए 5.3 मिलियन मेट्रिक टन्स जो है उसकी कैपेसिटी है, 3 जगह के ऊपर है अभी आज की डेट में, विशाखापट्टनम, बेंगलुरु एंड पेदूर। ठीक है, तो अब एक चीज और, अगर सिविल सर्विसेज की बात कर ली जाए, प्री की बात कर ली जाए, तो बड़ा इजी है यूपीएससी के लिए आपसे। ठीक है, अभी क्राइसिस चल रहे, तो यूपीएससी आपसे सिंपली ये भी पूछ सकता है, ठीक है, कि इंडिया में कहाँ कहाँ पे ऑयल के जो रिजर्व्स हैं, ठीक है, क्रूड ऑयल के रिजर्व, स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हमने बना के रखे हुए। ठीक है, तो एट प्रेजेंट इन 3 एरियाज में है, और नए जो क्रूड ऑयल रिजर्व्स हैं 3 एरियाज में हम आगे प्लान करें, विशाखापट्टनम, ठीक है, और चांदीखोल, और आपका पदूर। ठीक है, तो इन 3 एरियाज में हम आगे प्लान भी कर रहे हैं। क्लियर है? तो यह हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। ठीक है, क्योंकि देखिए डायस्पोरा तो वहीं रहेगा ना, उसके लिए तो आप कुछ नहीं कर सकते यहाँ बैठ के। जो आपके एक्सपोर्ट्स हैं, ठीक है, एक्सपोर्ट्स की आप प्रोडक्शन आप उनको ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बना सकते हो। क्या आप अपनी जो सेलिंग प्राइस है उसको रिड्यूस कर सकते हो। बट सबसे जो बड़ा इंपैक्ट नेगेटिव आपकी इकोनॉमी के ऊपर आएगा वो आता है एनर्जी से। तो आपको एनर्जी सिक्योरिटी मेंटेन रखनी पड़ेगी। अब स्टेप जो है अगर बात की जाए पॉलिसी एडेप्टेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन, हमने क्या किया? मैंने आपको क्या बताया? एट प्रेजेंट 60% आपका जो क्रूड ऑयल है वी आर इंपोर्टिंग फ्रॉम गल्फ। ठीक है, तो सबसे पहला तो हमारा ये पर्पस और ये एम है कि हम अपनी जो ऑयल जो प्रोक्योरमेंट है उसको डाइवर्सिफाई करें। तो रिसेंटली आपने देखा होगा इंडिया यूएस ट्रेड डील, उसमें भी इंडिया ने क्या बोला है? दैट वी विल स्टार्ट प्रोक्योरिंग वेनेजुएलन ऑयल। ठीक है, तो वेनेजुएला से हम ऑयल प्रोक्योर कर रहे हैं, रशिया से ऑयल प्रोक्योर कर रहे हैं, ताकि हम अपनी जो डिपेंडेंसी है ऑन दीज कंट्रीज उसको रिड्यूस कर सकें। ठीक है, तो रिसेंटली यूएस, वेस्ट अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, यहां से हम अपना ऑयल जो है क्रूड ऑयल उसको परचेज करना हमने स्टार्ट किया है। ठीक है, और उसके बाद रीन्यूएबल, हम क्या चाहते हैं? एक तो हमारी ऑयल की जो प्रोक्योरमेंट है उसको डाइवर्सिफाई करना, दूसरा कंजम्पशन ऑफ ऑयल को ही हम रिड्यूस करना चाह रहे हैं, है ना। वो कैसे? वो हमारे बहुत सारे जो हम हमेशा डिस्कस करते रहते हैं ग्रीन इनिशिएटिव्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात की जाए, सोलर पैनल्स की बात की जाए, इलेक्ट्रिफिकेशन की बात की जाए, तो वहां से वी वांट टू रिड्यूस आर
फॉसिल फ्यूल कंजम्पशन, ठीक है। तो कंजम्पशन को कम करेंगे, हमारी डिपेंडेंसी कम होगी। दूसरा, अपनी बास्केट ऑफ प्रोडक्शन जो प्रोक्योरमेंट है उसको डाइवर्सिफाई करेंगे, तो हमारी डिपेंडेंसी जो है इस गल्फ रीजन के ऊपर रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। अब गेम चेंजर जो मैंने आपको बोला कि फ्यूचरिस्टिक पर्सपेक्टिव से इंडिया कर क्या रहा है, ठीक है। फ्यूचरिस्टिक स्टेप्स जो है इंडिया ने लिए वो क्या है, तो दैट इज इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है। IMEC, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो इंडिया क्या कर रहा है थ्रू दिस कॉरिडोर, ये कॉरिडोर है आपका इंडिया से स्टार्ट होके गल्फ कंट्रीज में। अब ये गल्फ कंट्रीज में अगर आप देखो ये सी लेन के थ्रू नहीं जा रहा, ठीक है। एट द टाइम ऑफ एंट्री यूएई में इसने एंटर किया, उसके बाद विद द हेल्प ऑफ रेलवेज रोडवेज वी आर बिल्डिंग दिस कॉरिडोर। तो ये जो कॉरिडोर है ये आपका जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, रेड सी है, ठीक है, ये जितने भी आपके चोक पॉइंट्स हैं, ठीक, इनको बाईपास कर देगा। और इस जो आपका ये रूट है, कॉरिडोर है, इसकी वजह से हो क्या रहा है, इन फ्यूचर होगा क्या, ठीक है। आपका जो ट्रांजिट टाइम है इंडिया टू यूरोप के लिए वो 40% रिड्यूस हो जाएगा। ट्रांजिट टाइम का रिड्यूस होने का मतलब है आपकी कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन कम होगी, और उसके बाद लॉजिस्टिक कॉस्ट, क्योंकि आपका ट्रांजिट टाइम कम हुआ, आपकी कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक जो है वो बाय 30% इट विल गेट रिड्यूस्ड। सो इसका मतलब समझो आप, इसका मतलब है इंडियन जो एक्सपोर्ट्स हैं दीज विल बिकम मोर कॉम्पिटिटिव इन द इंटरनेशनल मार्केट, और आप डायरेक्टली यूरोप के साथ जो है कनेक्ट कर जाओगे विद द हेल्प ऑफ रोडवेज रेलवेज रूट। क्लियर है, ठीक है। अब देखिए, इट इज गोइंग टू बाईपास द वल्नरेबल चोक पॉइंट, सूज कैनाल, रेड सी, ठीक है। अब अगर बात की जाए, इसके 4 पिलर्स हैं। 4 पिलर्स क्या है, सबसे पहली बात तो जो मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बिल्ड करना, क्योंकि मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर की तो आपको जरूरत पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद क्या है, रेल जो आपका एंड रोड जो कनेक्शंस हैं उनको बिल्ड करना। तो मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर वी आर बिल्डिंग, एंड वी आर बिल्डिंग रेल एंड रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। यूएई को आप लिंक कर रहे हैं जॉर्डन के साथ, इजराइल के साथ, ताकि आप गुड्स को मूव कर सको। और उसके बाद ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर वी आर बिल्डिंग, ठीक है। उसमें क्या है, इन्वेस्टमेंट फॉर अंडर सी जो आपकी ट्रांसमिशन केबल्स हैं उसके लिए 40,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट जो है वो की जा रही है अंडर सी केबल्स के लिए। एंड द लास्ट वन इज डिजिटल एंड डाटा, ठीक है। तो इंडिया, अब देखिए, अगर बिजनेस करना है तो आपको डिजिटल जो है जो ट्रांसमिशन की भी ज़रूरत पड़ेगी, आपको ट्रांजैक्शंस की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो इंडिया के पास अपना यूपीआई सिस्टम है, सो इंडिया हैज स्टार्टेड शेयरिंग द यूपीआई सिस्टम विद द अदर मेंबर कंट्रीज, ताकि हम जो हमारे इकोनॉमिकल जो बिल्डअप है, जो ये पूरा कॉरिडोर बिल्ड कर रहे हैं, उसमें जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको स्मूथ किया जा सके। क्लियर है। सो इंडिया यूएई डिजिटल कॉरिडोर जिसके थ्रू हमने यूपीआई को लिंक किया। क्लियर है। सो दीज आर 4 पिलर्स, मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर, रेल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, अंडर वाटर अंडर सी इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड द ट्रांजैक्शन और मॉनेटरी ट्रांजैक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर। क्लियर है। तो इससे हम एक जिसको बोल सकते हैं कि एक पूरा का पूरा कॉरिडोर बना रहे जो आपके एशियन इकोनॉमी को यूरोपियन इकोनॉमी के साथ कनेक्ट करता है, ठीक है। आज भी एशियन इकोनॉमी से कनेक्टेड विद द यूरोपियन इकोनॉमी, ठीक है, बट मेनली थ्रू सी रूट, है ना। बट इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको हम लैंड रूट के थ्रू जो है कनेक्ट कर रहे हैं। क्लियर। अब अगर बात की जाए स्ट्रेटेजिक सिनर्जी, ऐसा नहीं है कि इंडिया ही चाहता है, ठीक है। ये इतने बड़े प्रोजेक्ट्स तभी कंप्लीट हो पाते हैं अगर जितने भी आपके मेंबर कंट्रीज हैं दे आर, है ना, ऑन द सेम लाइन। तो यहाँ पे अगर देखा जाए सऊदी विजन, जो सऊदी अरेबिया का विजन है वो क्या है कि बाय 2030 व्हाट दे वांट टू अचीव 50% ऑफ देयर एक्सपोर्ट फ्रॉम नॉन ऑयल जो आपकी कमोडिटीज हैं, ठीक है। आज की डेट में ऑयल ही सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट है, बट वो क्या चाहते हैं बाय 2030 कि उनका 50% जो एक्सपोर्ट है इट शुड बी नॉन पेट्रोलियम। क्लियर। और अगर बात की जाए यूएई की, ठीक है, यूएई आपका 2071 100 ईयर्स जो है उसको होंगे। तो 2071 का जो उनका प्लान है वो क्या है, वो है कि डॉलर जो आपका जिसको बोलते हैं पेट्रो डॉलर्स मतलब पेट्रोलियम जो एक्सपोर्ट्स हैं उसको कम करके लॉजिस्टिक में जो और जो आप आज की डेट के एआई सिस्टम है एंड ऑल उन सब चीज़ों में पार्टिसिपेट करना, उन चीज़ों से अपनी इकोनॉमी को आगे लेके जाना, ठीक है। एंड इंडिया का विजन क्या है, मैन्युफैक्चरिंग। तो इंडिया क्या चाहता है, जो लेटेस्ट हमारा मैन्युफैक्चरिंग मिशन है या बहुत सारी पीएलआई स्कीम है एंड ऑल वेरियस पॉलिसीज आर देयर। तो इंडियाज एम इज टू इंक्रीज द शेयर ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर टू इन द जीडीपी ऑफ इंडिया, ठीक है, अप टू 25%। एट प्रेजेंट इट इज अराउंड 17-18%। तो इसको 25% तक लेके जाना।
क्लियर है? तो ये इंडिया का एम है। तो इंडिया मैन्युफैक्चरिंग करना चाहता, ये भी अपने नॉन पेट्रोलियम एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना चाहता, और ये भी नॉन पेट्रोलियम जो अपनी इकोनॉमिकल डेवलपमेंट है उसको इंक्रीज करना चाहता। तो इसका मतलब क्या है, दीज 3 कंट्रीज, इनकी जो हम बात कर रहे हैं फ्यूचर थिंकिंग है, ठीक है, वो सेम लाइन पे है, सेम पेस पे है। सो ड्यू टू दिस एनर्जी इट वुड बी फिजिबल कि हम इस पूरे प्रोजेक्ट को जो है कंप्लीट कर पाए, ठीक। और अगर बात की जाए इनेबलर्स हमने देखा, सिनर्जी सारी की सारी पॉलिसी इनिशिएटिव्स हैं वो इनेबलर्स हैं फॉर दिस IMEC, और देयर आर सम ऑब्स्टेकल्स एज वेल, ठीक है। इनेबलर्स में अगर हम बात की जाए, अब्राहम अकॉर्ड इज देयर, ठीक है। उसके बाद UAE इजराइल FTA इज देयर। अब अगर FTA होगा तभी तो UAE में जो मटीरियल है वो आप इजराइल तक इजीली जो है शिपमेंट्स भेज पाओगे, क्लियर। और उसके बाद है मल्टीपोलैरिटी, गल्फ स्टेट्स एक्सरसाइजिंग स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, ठीक है। अब उनके ऊपर वो जो रिलीजन वाला एंगल था ना, कि रिलीजियस जो आपके रिलेशंस हैं वो बनाने, नहीं, दे आर फॉलोइंग द स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, ठीक है। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मतलब क्या है कि जैसे इंडिया ने भी हमेशा फॉलो किया है कि जहां से हमें बेनिफिट होगा हम वही कंट्री के साथ हमारे रिलेशंस को मजबूत करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ ऑब्स्टेकल्स भी हैं। ऑब्स्टेकल्स अगेन वॉर, जैसे अभी वॉर है, तो इस ऐसे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो फिर बैक एंड पे चले जाते हैं, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले जो हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी वो तो वॉर जो है उसको हैंडल करना होगा, है ना। और दूसरा क्या है, राइवल इनिशिएटिव लाइक चाइना का भी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है विच इज़ मोर सिमिलर टू दिस काइंड ऑफ इनिशिएटिव्स, है ना। तो इस तरीके के राइवल्स, तो इससे क्या होता है, जो फंडिंग आने वाली है आपके प्रोजेक्ट्स के लिए एंड ऑल, ठीक है, जो मेंबर कंट्रीज हैं वो दे हैव टू चूज वन ऑप्शन और अनदर वन, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए हिंड्रेंस जो है वो क्रिएट करता है, ठीक है। तो ये हमारे इनेबलर्स हैं। ये हमने बात कर ली डुअल स्ट्रेटजी, रेजिलियंस एंड इंटीग्रेशन हमने क्या देखा कि सारे कनेक्शन जो हैं वो बना रहे हैं, ठीक है। इमीडिएट हमारा जो स्टेप्स हैं वो हमारे स्टेप्स जो मैंने आपको बताया कि फॉरेक्स इंटरवेंशन हम चाह रहे हैं एट प्रेजेंट कि रुपी और ज़्यादा स्लाइड ना करे, जिसकी वजह से RBI इंटरवीन कर रहा है, ठीक है। और हमारा जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व है हम उसको यूज़ कर रहे हैं अभी शॉर्ट टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए हमारा क्या है, IMEC, ठीक है, मल्टीलेटरल एग्रीमेंट इज देयर। और उसके बाद जो है हमारा मेन फोकस क्या है इंडिया का, क्योंकि हम एनर्जी सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं ना, तो IMEC ये फ्यूचरिस्टिक है। और दूसरा है जिसके ऊपर हम एट प्रेजेंट काम कर रहे हैं वो क्या है, रीन्यूएबल एनर्जी। सो वी वांट टू एनहांस द रीन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी। और अगर बात की जाए 280 गीगावाट ग्रीन एनर्जी, ठीक है। तो ये हमारा शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म जो है गोल है टू अचीव दिस एनर्जी सिक्योरिटी, ठीक है। क्योंकि गल्फ एक ऐसा रीजन है, ठीक है, आज अगर कुछ हुआ तो कोई गारंटी नहीं है कि इन फ्यूचर वहाँ पे वॉर नहीं होगा। बहुत टाइम से लग रहा था कि स्टेबल है, नहीं, ईरान के ऊपर कोई अटैक इतना बड़ा नहीं हो सकता, इतना अगर ईरान के साथ होगा तो सिर्फ इजराइल और ईरान ही उसमें इन्वॉल्व होंगे, नहीं। तो हमने देखा अभी कि पूरा का पूरा गल्फ जो है रीजन वो सारा का सारा इस वॉर जोन में एंटर कर गया है ना। तो इसलिए वी हैव टू सिक्योर, ठीक है, आर एनर्जी लाइंस। तो ये पूरा का पूरा एनर्जी लाइन आप तभी सिक्योर कर सकते हो जब आपके पास डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोक्योरमेंट होगी, जो हमने अभी देखा इंडिया हैज स्टार्टेड डूइंग दैट, ठीक है। और दूसरा, इंडिया उन चोक पॉइंट्स को ही अगर बाईपास कर दे तो हम वो एनर्जी की सिक्योरिटी और अपने एक्सपोर्ट्स को सिक्योर कर सकते हैं, क्लियर है। सो विद दिस आई एम वाइंडिंग अप दिस सेशन, बाय, टेक केयर।